जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू असम प्रहरी ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के असम प्रहरी के सेशन जून 29 में हम लोग लास्ट वीक जो जून का है जिसमें असम स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि असम प्रहरी का सेशन जो इन डेप्थ एनालिसिस में करवा रहा हूं वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को हम लोग करेंगे कैसे? इस सेशन में पहले मैं आपके लिए रीड एंड रिफ्लेक्ट वाला ये सेशन बताऊंगा, इसे यूज कैसे करना है पहले भी बताया है। और फिर आज ये टॉपिक्स करेंगे फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। और फिर साथ में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस के लिए अटैच्ड होंगे। हर जितने भी यहाँ पे टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, 5 टॉपिक्स मैंने लिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इन 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड 5 मेंस के क्वेश्चन और फिर प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। साथ ही मैंने एस्पिरेंट का देखा कि उन्हें कई एस्पिरेंट बोल रहे थे कि सर कंक्लूजन लिखने में दिक्कत होती है, कि सर हम आंसर तो लिखते हैं मेंस का पर उसे कंक्लूड अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वे फॉरवर्ड नहीं लिख पाते हैं। तो वे फॉरवर्ड देने के साथ साथ इन टॉपिक्स में अगर सपोज कोई भी एक टॉपिक है इनर लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, वो तो मैंने मेंशन करा ही है। साथ ही साथ कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन के साथ ना मैंने एक कंक्लूजन अटैच कर दिया है एज ए हिंट, राइट? आप उसमें अपने तरफ से चेंज कर सकते हो पर कंक्लूजन लिखने का एक आइडिया आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने आज क्या किया है, एक नया क्या ऐड कर दिया है, मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इसमें अटैच है उसके साथ एक कंक्लूजन भी अटैच कर दिया है, तो तुम्हें कंक्लूजन को लेकर भी परेशान नहीं होना होगा। पहले इस रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन है, ये रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन मैंने डिजाइन किया है क्यों? सो दैट आप भी न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे वो एडिटोरियल का पार्ट हो, आप उसको पढ़कर एंड अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करें। दिस रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन वुड हेल्प यू इन राइटिंग एसे। आपको एसे राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, जिसकी प्रैक्टिस रेगुलर होते रहनी चाहिए। अच्छे मार्क्स ऐसे में आएंगे तो मेंस में सिलेक्शन भी अच्छे से होता है, रैंक सही आता है, राइट? आज के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में जो टॉपिक मैंने तुम्हारे लिए दिया है वो है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे और बेहतर किया जा सकता है। एंड दिस आर्टिकल वाज मेंशन्ड इन आसाम ट्रिब्यून ऑफ जून 27। जून 27 के आसाम ट्रिब्यून में ये आर्टिकल मेंशन था। इसको पढ़िए आप एक बार, ये आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा, इवन जिसे जीएस में भी कर सकता है। देन दूसरा एक और है रीड एंड रिफ्लेक्ट का, रिन्यूएबल एनर्जी यूज इन एक्वाकल्चर। दिस वुड नॉट ओनली हेल्प यू इन असम पीसीएस बट वुड आल्सो हेल्प यू इन यूपीएससी। आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगा। एंड द आर्टिकल इज मेंशन्ड इन असम ट्रिब्यून कि एक्वाकल्चर में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कैसे कर सकते हैं। एक अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से इसमें लिखे गए थे डिटेल्स। सो रीड दीज 2 आर्टिकल्स, अपनी रीडिंग हैबिट भी बढ़ाइए सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपके पास कंटेंट हो तो आपको रट कर आंसर नहीं लिखना पड़े। रटी रटाई बातों से दूर समझने पर ध्यान दीजिए, खुद भी पढ़िए, समझिए। देन हम चलते हैं आज के सेशन के बाकी टॉपिक्स पर। तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक हम कवर करेंगे जिसको हम GS3 या GS5 में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है आसाम के स्मॉल टी ग्रोअर्स के कंडीशन से रिलेटेड। कि आसाम के जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, स्मॉल टी ग्रोअर्स, इनका क्या कंडीशन है, क्या इनके अभी प्रेजेंट में चैलेंजेस हैं। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था दैट द कंपोनेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ केमिकल विच दे आर यूजिंग, इसके वजह से आसाम के जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं स्पेशली, इसके वजह से उनके ऊपर ना अभी भी एक कॉलोनाइजेशन चल रहा है। कभी पहले ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन चलता था, पर अब ये जो कंपनीज हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स सेल करती हैं, उनके अंदर ये फिर अब बेचारे स्मॉल टी ग्रोअर्स फंसे हुए हैं। सो वी विल सी इट। स्मॉल ट्री ग्रोअर्स से रिलेटेड है आर्टिकल। टी प्लांटेशन या फिर टी से रिलेटेड बाकी चैलेंजेस को लेकर पहले भी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन किया है आसाम प्रहरी में, नॉन टैरिफ चैलेंजेस वाला पार्ट, ठीक है। देन दूसरा टॉपिक है अंबुबाची फेस्टिवल, अंबुबाची मेला एट कामाख्या टेम्पल। रिसेंटली अंबुबाची मेला माँ कामाख्या टेम्पल में कंक्लूड हुआ। अब इसके क्या सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी क्या है, सोसाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, वो देखेंगे। कामाख्या टेम्पल का टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे एंड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाता है वो। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अबाउट कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा, इनके रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन और उससे मेंस में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। देन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट
ना सिर्फ असम बल्कि पूरा हमारा जो भारत देश है वो नदियों के देश के रूप में भी जाना जाता है कि यहाँ पे रिवर्स का एक अच्छा नेटवर्क है। सो इन रिवर नेटवर्क को यूज करके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप करना ये हमारी लिए एक पोटेंशियल भी है हमारे यहाँ इनलैंड कम्युनिकेशन को, वाटर कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने का। पर साथ ही साथ एक चैलेंज भी है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाकी ऐसे बड़ी रिवर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बड़ा कम है। ग्रोथ हुआ है, पिछले एक डिकेड में ग्रोथ हुआ है, तो वो सब एग्जाम में स्पेसिफिक फैक्ट भी हम देखेंगे, गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्स दिया है, बट फिर भी चैलेंजेस प्रेजेंट हैं, चाहे वो सेफ्टी को रिलेटेड हो या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड। एंड देन टॉपिक होगा शहीद कुशल कुंवर अवार्ड। शहीद कुशल कुंवर अवार्ड जो है, ही प्लेड अ रिमार्केबल रोल, इन्होंने शहादत दी थी आजादी की लड़ाई में ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब उनसे रिलेटेड अवार्ड 2025 में जिन्हें सम्मानित किया गया है, किस वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, और यहां से हम प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं, और फिर लास्ट में आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन यह होगा। सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, आप एक बार न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ो, क्या केमिकल कैप्चर, हाउ असम्स स्मॉल ट्री ग्रोअर्स आर रिमेन इकोनॉमिकली कॉलोनाइज्ड, कि इनको ब्रिटिश से तो आजादी मिल गई बट अभी भी इकोनॉमिकली कॉलोनाइज्ड हैं। व्हाई दे आर इकोनॉमिकली कॉलोनाइज्ड? बिकॉज दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ दोज कंपनीज, दोज पीपल और मिडिलमैन जो कि इनको विवश करते हैं, इनको फोर्स करते हैं, डायरेक्टली इनके कान पर बंदूक लगाकर नहीं, पर इनको फोर्स करते हैं कि आप मार्केट से केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदिए, आप हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीदिए, बट इसका नुकसान इनको इकोलॉजिकली भी होता है, प्रोडक्शन भी कम होता है, एनवायरमेंटल लॉस भी हो रहा है। सो वी विल डिस्कस दिस, हम इसी को आज डिस्कस करेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू स्मॉल टी ग्रोवर्स, इनको कंसर्न में रखकर कि स्मॉल टी ग्रोवर्स के क्या चैलेंजेस हैं, ये हमारा मेन कंसर्न होगा। अब हम जरा पहले बैकग्राउंड देख लें असम की टी इंडस्ट्री का और उसमें स्मॉल टी ग्रोवर्स का। तो वी नो दैट द टी इंडस्ट्री ऑफ असम, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि हाउ टी इंडस्ट्री ऑफ असम इज कंट्रीब्यूटिंग नॉट जस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो टू द डेवलपमेंट ऑफ, ऑल्सो टू द कंटिन्यूएंस ऑफ द कल्चर। जो कल्चर टी गार्डन से रिलेटेड है उसको भी कंटिन्यू करने में और असम की इकोनॉमी को भी डेवलप करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मॉल टी ग्रोवर्स की बात करें तो हम स्मॉल टी ग्रोवर्स के लिए एक देखो बड़ा एक इंपॉर्टेंट डाटा, ऐसे फैक्ट्स ना आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट द स्मॉल टी ग्रोवर्स, अब हम लोग इसको एसडीजी कह के रेफर कर सकते हैं, एसटीजी। पहले स्मॉल टी ग्रोवर्स लिख लिया, फिर एसटीजी लिखा, अब ऐसे रेफर कर सकते हो आगे एसटीजी करके आंसर में। इन सब चीजों पे ध्यान दो। एसटीजी इमर्ज्ड एज की कंट्रीब्यूटर्स अकाउंटिंग फॉर नियरली, ध्यान दीजिए इस पर, 311.54 मिलियन केजी, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है ऑफ असम्स टोटल टी प्रोडक्शन इन 2024, कि अराउंड 661 मिलियन केजी का टोटल प्रोडक्शन 2024 में होता है, जिसके आधे या आधे से थोड़ा सा ज्यादा या आधे के बराबर 300.54 मिलियन केजी स्मॉल टी ग्रोवर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये जो स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं, जो भले इनका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बेहतर नहीं हो पाता है बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी मच, अराउंड 50% टू द टोटल टी प्रोडक्शन ऑफ असम, to the total tea production from different tea gardens, be it small tea gardens or large tea gardens in Assam. So 50% का जो इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बेचारे इसके अकॉर्डिंग अपने इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, स्टिल दे आर फेसिंग इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन क्यों होता है। यहां पर भी एक डाटा है जो आपके आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा, इन सबको ना अपने नोटबुक में लिख लेना। हालांकि आसाम प्रहरी का जो मैगजीन है मैं अगले हफ्ते ही आपको अवेलेबल करवा दूंगा, राइट अगले हफ्ते ही आपको असम प्रहरी का मैगजीन अवेलेबल हो जाएगा, इंग्लिश में भी और एसमिज में भी ट्रांसलेट होकर, तो आप उसे भी प्रिंट करवा के अपने साथ रख सकते हो। साथ ही साथ आप पेपर में, अपने कॉपी में, नोटबुक में डाटा भी ऐसे लिख सकते हो जो आंसर राइटिंग के टाइम में आप तुरंत पलट कर देख सको कि टोटल टी प्रोडक्शन जो है, अगर हम 2024 की बात करें तो अराउंड 661 मिलियन केजी होता है, जिसमें स्मॉल टी ग्रोवर्स का कंट्रीब्यूशन 311 मिलियन केजी के बराबर है। सो अगर हम शेयर की बात करें तो 47% टोटल आउटपुट है, जो लगभग 50% के बराबर होता है। ठीक है, बट एक कंसर्न है। कंसर्न क्या है? डिक्लाइन फ्रॉम 2023, कि 2023 से डिक्लाइन हुआ है अराउंड 36.99 या 37 मिलियन केजी का।
ठीक है, ये जो डिक्लाइन हुआ है ये एक कंसर्न की बात है, एंड उस कंसर्न को हम लोग इस एंगल से देखेंगे कि केमिकल यूज की वजह से वो टी प्रोडक्शन का डिक्लाइन कैसे होता है। पहले आप इस फिगर की तरफ देखिए, इस फिगर को, है ना, यहां पे जो मैंने ऐसे माइंड मैप के फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में बनाया है। एंड रिमेंबर, ऐसे फिगर्स ना आपको भी यूज करने हैं, ऐसे फिगर आपको भी अपने एग्जामिनेशन में बनाना है, एंड इट्स वेरी इजी टू मेक। जिस आर्टिस्ट ने बनाया है बड़े सिंपल तरीके से बट इफेक्टिवली बनाया है। क्या है? नेचर ऑफ केमिकल कैप्चर इन एसटीजी। एसटीजी का मतलब स्मॉल टी ग्रोअर्स, पहले हमने लिख लिया है तो हम यहां पे एसटीजी यूज कर सकते हैं। नेचर हो, पहला क्या? हेवी रिलायंस ऑन केमिकल इनपुट्स, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, हर्बिसाइड्स हो, फंगिसाइड्स हो, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हो, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हालांकि इससे प्रोडक्शन थोड़े टाइम के लिए तो तेज हो जाता है, पर ये जो इकोलॉजी है उसको ऐसा नुकसान पहुंचाता है और आगे जाके आपके प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। इवन जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का यूज करके टी ग्रो कर रहे हैं, तो हमने लास्ट सेशन में देखा था ना कि अगर इस ट्री को जब यूरोप भेजा गया तो यूरोप ने वहां पे एक कंडीशन लगा दिया कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड का कंटेंट नहीं होना चाहिए। डिस्कस किया था हमने एमआरएल का, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स का। अगर लास्ट वाला सेशन नहीं देखा है तुमने तो देख लो। तो एक तरफ वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करें कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, पर फिर फंस जाते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा होने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट सही रेट पे नहीं बिक पाएगा। दूसरा देखते हैं क्या कंसर्न है, अनरेगुलेटेड इनपुट मार्केट्स। कोई भी फॉर्मल मॉनिटरिंग नहीं होती है जिसके वजह से जो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है या हर्बिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं या फंगिसाइड्स हैं, इनकी फॉर्मल मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, एक्सेप्ट फ्यू ट्रैकिंग ऑफ यूरिया के थोड़े बहुत ट्रैकिंग को छोड़कर। तो जब फॉर्मल मॉनिटरिंग नहीं होती है, फॉर्मल मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, किस क्वालिटी का सिंथेटिक फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में सारा सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड ही अवेलेबल है, या हमारा जो किसान है, जो टी ग्रोवर्स हैं, स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं, क्या सिर्फ वो केमिकल फर्टिलाइजर से यूज कर रहे हैं, कोई रेगुलेशन प्रॉपरली मार्केट में नहीं है। सो इंस्टीट्यूशनल नेचर पर भी या गवर्नमेंटल नेचर पर भी, गवर्नमेंटल पॉइंट पर भी यहाँ पे कंसर्न्स हैं कि ये रेगुलेशन तो सरकार को करने की जरूरत है या डिफरेंट एजेंसीज को। देन एग्रेसिव मार्केटिंग। एग्रेसिव मार्केटिंग क्या? एग्रेसिव मार्केटिंग इस तरह से कि चाहे वो रिटेलर्स हो या रिटेलर्स के अलावा जो लार्ज सेलर्स हैं, वो मार्केटिंग इतना करते हैं कि जो हमारे स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं, उन्हीं की बात हम बार बार कर रहे हैं, चाहे ये स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं या फिर बाकी किसान हो जो दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, किसी दूसरे क्रॉप के प्रोडक्शन में, दे फेल इन द ट्रैप ऑफ दैट मार्केटिंग कि नहीं, हमको तो वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर चाहिए ही, तभी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तभी हमें फायदा होगा। ये मार्केटिंग ना लोगों को समझ में नहीं आती है। मेनी टाइम पीपल फॉल इन द ट्रैप ऑफ मार्केटिंग। एक सिंपल ना, नमक, गांधी जी ने जो नमक बनाया था, जो गांधी जी ने जो नमक उठाकर नमक लॉ ब्रेक किया था, सॉल्ट लॉ सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, बचपन से जो हम नमक खाते आए हैं उसमें आयोडीन का प्रोपोर्शन था, वो खाकर सब बड़े हुए, सबकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रही। पर आजकल अब मार्केटिंग में दिखाया जाता है कि यू शुड कंज्यूम पिंक सॉल्ट। अब उसके 10 फायदे गिना दिए गए, व्हाइट सॉल्ट के फायदे और पिंक सॉल्ट के फायदे इतने कॉन्ट्रास्ट कर दिए गए दैट पीपल फॉल इन द ट्रैप कि नहीं, हमको तो पिंक सॉल्ट ही खरीदना है, उसके बिना हमारा जिंदगी बेकार है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट मार्केटिंग से डाला गया। वो बेचारे इनके साथ भी होता है, स्मॉल टी ग्रोअर्स के साथ। देन लिमिटेड अवेयरनेस, दे ऑल्सो हैव लिमिटेड अवेयरनेस कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करने से क्या साइड इफेक्ट होगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा क्या हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, क्या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, या केमिकल फर्टिलाइजर्स साथ ही साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को साथ में मिलाकर यूज कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई बैलेंस्ड अप्रोच बन सकता है। सो अवेयरनेस की भी कमी रहती है। इस तरह से 4 हेडिंग में हमने इस कंसर्न को कवर कर लिया। नाउ कम टू दिस पार्ट। अब हम इस पार्ट पर आते हैं। यहां पे पॉइंट के फॉर्म में मैंने लिखा है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन्हीं चीज को पॉइंट के फॉर्म में। सो आपको मेंस के भी आंसर में क्या करना है, आपने पहले एक ऐसा फिगर बना दिया, फिर इनको 4 पॉइंट को 4 अलग अलग हेडिंग्स में 2-2, 3-3 लाइन के साथ एक्सप्लेन कर दिया। आपका 250 वर्ड का आंसर बड़े अच्छे से बन जाएगा। रेगुलेटरी वॉइड को भी हमने, जस्ट ए मिनट, यहां देखो, जो रेगुलेटरी वॉइड है, जो सरकार की तरफ से जो ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम था, इस रेगुलेटरी वॉइड को भी अलग से क्यों ऐसा रेगुलेटरी वॉइड होता है कि लाइसेंसिंग रिपोर्टिंग की कोई जरूरत नहीं है यूजुअली रिटेलर्स को, या अगर जरूरत भी होती है देन दे डू नॉट फॉलो इट। लोकल मार्केट्स में आपको ऐसे ही सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के अलावा बाकी जिन भी चीजों का नीड है वो लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। लिमिटेड स्टेट सपोर्टेड ट्रेनिंग एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, स्टेट भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे या ट्रेनिंग देने के लिए स्मॉल टी ग्रोअर्स पे बड़ा लिमिटेड ही
खर्च करती है, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो या चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो या ह्यूमन रिसोर्सेज की। एंड कोई डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार बोलती तो है कि आप ऑर्गेनिक अपनाइए, लेकिन ऑर्गेनिक अपनाने से किसानों को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा, स्मॉल टी ग्रोअर्स को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा, उनके पिछले महीने के या पिछले साल के प्रोडक्शन में कितना % चेंज होगा, ये डाटा ड्रिवन अप्रोच नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जितना भी कन्विंस करने की कोशिश की जाए, ये इशू जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज का, ये बना रह जाता है। ठीक है, नाउ वी सी द इंपैक्ट क्या क्या पड़ते हैं। इंपैक्ट पड़ते हैं जैसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट हमने कई बार डिस्कस किया है पहले भी सेशंस में कि केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज करने से आपके ऊपर जो पेस्ट स्ट्रेन्स है वो भी इंक्रीज होते जाता है। कई टाइप के ऐसे पेस्ट्स हैं ना, हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, तो पेस्टिसाइड्स यूज किसके लिए किए जा रहे हैं, टू कंट्रोल पेस्ट्स। लेकिन आप कंटिन्यूअसली केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते जाओगे तो पेस्ट्स के अंदर भी एक रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, जो हम मच्छरों में बड़े इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले मच्छर की अगरबत्ती या फिर वो जो कछुआ छाप अगरबत्ती होती थी, वो एक बार जलाने से मच्छर भाग जाता था रात भर के लिए। अभी थोड़े टाइम के लिए वो बिल में घुस जाता है पर फिर वापस लौट कर आता है। अब गुड नाइट इसके लिए, या जो भी कंपनी गुड नाइट का वो जो रिफिल बना रही है, 10 नए ऐड करवाती है कि कोने कोने में घुसे मच्छर मारे वगैरह वगैरह। सो ये जो पेस्ट्स हैं वो भी रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, आपको आगे जाकर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या, सॉइल हेल्थ भी डिटोरेट होता है। अल्टीमेटली द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज, तो आपका प्रोडक्शन आगे आपने कितना भी फर्टिलाइजर डाल लिया, प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं पाएगा। हम इकोनॉमिक ट्रैप की बात करें, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह हैं, दे आर नॉट चीपली अवेलेबल इन मार्केट, उतने सस्ते में अवेलेबल है नहीं। सो हमारा स्मॉल टी ग्रोअर्स इकोनॉमिक ट्रैप में भी फंसा है। एक तरफ उसकी प्रोडक्टिविटी लैंड की कम हो रही है, एक तरफ उसका जो प्रोडक्शन है उसको यूरोप में या बाकी मार्केट में जहां पे इन केमिकल कंटेंट्स को चेक किया जाता है वहां पे उसको सही वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो इकोनॉमिक ट्रैप में भी फंसता जाएगा। एंड लॉस ऑफ ट्रू ऑटोनॉमी। लॉस ऑफ ट्रू ऑटोनॉमी क्या, कि स्मॉल ट्री ग्रोअर्स दे आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द एग्रोकेमिकल सप्लायर्स, ये धीरे धीरे एग्रोकेमिकल सप्लायर्स पे डिपेंड हो रहे हैं। इसी को हमने बोला था कि वो कॉलोनाइज हो रहे हैं, कि हमारा जो एग्रोकेमिकल सप्लायर्स है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाला, वो धीरे धीरे इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना ले रहा है, चाहे मार्केटिंग करके या फिर जो रेगुलर यूज है, स्टेट का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है उसके वजह से। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो यहां पे वे फॉरवर्ड में मैंने पहले आप स्क्रीन के अपने लेफ्ट साइड में देखिए, वे फॉरवर्ड में पहले क्या रेगुलर वे फॉरवर्ड एडॉप्ट किए जा सकते हैं वो, एंड कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी मैंने तुम्हारे साथ यह शेयर किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली ये जो यूज ऑफ बायोचार एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अलग अलग स्टेट में या अलग अलग कंट्री में यूज किया गया है, तो दे आर सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स। बाकी जो हम रेगुलर चीज फॉलो कर सकते हैं वो क्या है, रेगुलेटरी मेजर्स अडॉप्ट करना। इसमें स्टेट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट करे, जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस का या ऐसे अथॉरिटी का डेवलपमेंट करे जो रेगुलेशन का काम करे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, हर्बिसाइड्स का, इनका। कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करना, कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करना, यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग किस चीज के लिए, सेफ पेस्टिसाइड यूज के लिए एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, विच शुड बी बेस्ड ऑन, लार्जली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक प्लानिंग। ऑर्गेनिक प्लानिंग पे मतलब ऑर्गेनिक यूज पर, चाहे वो पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइजर हो, उसके ऑर्गेनिक यूज पे, एंड साथ में बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के बैलेंस यूज पर। देन साइंटिफिक एडवाइजरी सपोर्ट, like big farmers, the small tea growers, they also need the scientific advisory support, data driven advisory support, and facilitate access to bio inputs। bio inputs या फिर जो इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हैं उनका भी जो अवेलेबिलिटी है वो उन तक पहुंचना चाहिए, कि आपके पास ये पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं या ये प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, जहां पे अगर आपने ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं, आपने ऑर्गेनिक सीड्स अडॉप्ट किए हैं, आपने ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स अडॉप्ट किया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अब वो भी डाटा ड्रिवन है, बताया जाएगा साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि इतनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इस तरह करके ना स्मॉल टी ग्रोअर्स को धीरे धीरे उन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ट्रैप से भी बाहर निकाला जाएगा और उनके टी प्रोडक्शन को सस्टेनेबल भी बनाया जाएगा। अब हम कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल पर आते हैं, जैसे यूज ऑफ बायोचार, दिस इज अ सक्सेसफुल एग्जांपल। ये एक सक्सेसफुल एग्जांपल है जिसको ना सिर्फ टी इंडस्ट्री बल्कि बाकी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। बायोचार मतलब, बायोचार क्या होगा, यहां पे हम चारकोल का फॉर्मेशन करेंगे बायोलॉजिकल तरीके से, जिसमें ना केमिकल कंपोनेंट्स नहीं होंगे।
विच वुड बी एक्चुअली हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ सिंस चारकोल आप एंज्यूम कर सकते हो चारकोल कैसा होता है, आजकल तो जो फेस वॉश मार्केट में सेल किया जाता है फेस धोने के लिए, उसमें भी कहते हैं चारकोल मिला है। एक्चुअली में चारकोल में ना पोरस कंटेंट होता है, अगर जैसे उस फेस वॉश को टच करोगे तो हाथ में तुमको कुछ लगेगा कि कुछ दाना दाना सा है। ये चारकोल क्या है, जब आपने सॉइल में मिलाया तो वो पोरस कंटेंट सॉइल में बना देगा। सॉइल की इससे क्या होगी, सॉइल का जब पोरस कंटेंट वो सॉइल में मिल जाएगा तो वो पोरस स्पेसेस सॉइल में भी अवेलेबल है, जिससे कि सॉइल में एरेशन मतलब एयर पास होना, सॉइल का वाटर इनफिल्ट्रेशन, ड्रेनेज कैपेबिलिटी एंड साथ ही साथ रूट्स को होल्ड करना अच्छे से, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक वही चीज हमारे चेहरे पे करता है ये चारकोल फेस वॉश, कि जब उसमें वो कंटेंट है दाना दाना सा तो वो आपके चेहरे की गंदगी साफ करेगा। दूसरा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक को तो जोड़ दिया ही जाएगा, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ साथ बाकी कंपोनेंट्स, उनका भी बैलेंस्ड यूज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर कंप्लीटली हम ऑर्गेनिक पे सडनली शिफ्ट हो जाएं देन प्रोडक्शन लो हो सकता है। और जब हम स्मॉल टी ग्रोवर्स की बात कर रहे हैं या स्मॉल फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो उनके अगर प्रोडक्शन को आपने शार्पली डिक्रीज कर दिया तो फिर वो बेचारा सस्टेन कैसे करेगा। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल सीड्स के यूज के बैलेंस यूज के साथ साथ ऑर्गेनिक का यूज भी धीरे 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 इंक्रीज करते जाना, दैट इज एक्चुअली इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अब देखो उसी पर बेस्ड एक कंक्लूजन आपके लिए, कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन वाला वर्ड लिखना नहीं है आंसर में, है ना, याद रखना। कंक्लूजन एक मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया कि while Assam's small tree growers have overcome colonial and industrial monopolies, but still they face a chemical colonization, still बेचारे chemical colonization फेस कर रहे हैं। इसको मैंने, यही आपके क्वेश्चन का मोटो था, यही आपके आज के टॉपिक का ना, जो हम केमिकल कॉलोनाइजेशन से फार्मर्स को फ्री करवाना चाह रहे हैं, यही मोटो था। तो यहां मैंने इसे कंक्लूजन के फॉर्म में इतना लिख दिया, आपका सफिशिएंट कंक्लूजन हो गया। ऐसा कंक्लूजन तुम डायरेक्टली भी आंसर में यूज कर सकते हो, बट आई विश कि आप डायरेक्टली यूज नहीं करें। मेरा स्टूडेंट सिर्फ रट के आंसर नहीं लिखे, इसको समझ ले कि ऐसे कंक्लूजन लिखा जा सकता है, थोड़ा उसमें मॉडिफाई करे। एंड नाउ अ मेंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। जैसा मैंने बोला था कि हर टॉपिक पे बेस्ड आपको मेंस क्वेश्चन मिलेगा, एक मेंस क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। ये मेंस क्वेश्चन लिखकर दिखाइए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम मां कामाख्या का टेम्पल और अंबुबाची मेला फेस्टिवल के कुछ सीन्स हैं। अंबुबाची फेस्टिवल, अंबुबाची मेला was not only mentioned into Assam Tribune and other newspapers of Assam, but also in national and international newspapers। जैसे यहाँ पे हम इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल क्या बोल रहा है, दैट अंबुबाची मेला एट कामाख्या टेम्पल सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर असम्स रिलीजियस फेस्टिवल। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था। अभी इस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, और स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना है माँ कामाख्या से कि माँ कामाख्या तुम में से हर स्टूडेंट को, जो लोग सच्चे दिल से सच्चे मन से अपनी पढ़ाई कर रहा है, सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है, उनके विशेष को जरूर पूरा करें, है ना। चलिए देखते हैं अंबुबाची फेस्टिवल के बारे में। पहले थोड़ा जानते हैं कि अंबुबाची फेस्टिवल जो है, अंबुबाची फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस क्या है, रिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है अंबुबाची फेस्टिवल। सो अंबुबाची फेस्टिवल जो है मॉनसून सीजन के बिगनिंग में कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि तांत्रिक शक्तिपीठ का एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। प्राइमरी सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, इसे हिंदू कैलेंडर जो है आषाढ़ मंथ में, यूजुअली जैसे अभी कब कंक्लूड हुआ, जून में, बट ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जून का महीना नहीं है, आषाढ़ मंथ में 7th डे से अंबुबाची फ्रॉम द 7th to the 10th डे ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ आषाढ़ कैलेंडर इज सेलिब्रेटेड। ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिंग दिस माँ कामाख्या शी गोज थ्रू द एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन के एनुअल साइकिल से गुजरती हैं। एंड ये ना सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, एक सोशल सिग्निफिकेंस है। हमारे समाज में आज भी मेंस्ट्रुएशन, जो माहवारी का महीना होता है, उसको एक टेबू के फॉर्म में देखा जाता है। पीपल हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट, जबकि कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है, अगर ये नहीं होगा ना तो फिर समाज का आगे उत्थान नहीं होगा, समाज का आगे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगी सोसाइटी, क्योंकि ये बायोलॉजिकल साइकिल फर्टिलिटी को शो करता है। तो फेस्टिवल का जो खुद इसेंस है ना, ये एक सोशल टैबू को खत्म करने में हमें हेल्प करेगा। मतलब एक सोशल सिग्निफिकेंस इसका क्या हो गया, दैट इट
motivate the people, it aware the people to get rid of the taboo related to menstruation. menstruation से रिलेटेड जो भी टेबू लोगों के मन में अटैच है अभी भी 2025 में भी, वो खत्म होनी चाहिए। चलिए और हम देखते हैं कामाख्या टेम्पल के पहले आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग कामाख्या टेम्पल से तब हम लोग अंबुबाची फेस्टिवल के सिग्निफिकेंस पे जाएंगे, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोसाइटल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिक डिटेल्स आपको मालूम होंगे, आप में से कई लोग गए भी होंगे विजिट करने। दैट कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द नीलांचल हिल्स ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, और 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या टेम्पल। अच्छा, कामाख्या टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किस राजा ने करवाया था, सबसे पहले किस राजा ने करवाया था, कामाख्या टेम्पल का रेफरेंस हमें किस हिंदू टेक्स्ट से मिलता है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। दैट विच रूलर ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कामाख्या टेम्पल, इंस्पिरेशन या इसका रेफरेंस हमें किस टेक्स्ट से मिलता है, रिलीजियस टेक्स्ट से मिलता है या नॉन रिलीजियस टेक्स्ट से भी मिलता है, मतलब राजाओं की हिस्ट्री से। एंड कई बार जो इन्वेडर्स आए उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की, तो कौन है ऐसा जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है पर बाद में फिर से बनाया गया, है ना। तोड़ने वाले से ज्यादा बड़ा बचाने वाला और बनाने वाला होता है। एक बढ़िया एग्जांपल है ये, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी किसी ने तोड़ दिया था, पर आप शिक्षा के संस्थान को कितना भी तोड़ो वो हमेशा आगे बढ़ते जाएगा। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात धनानंद को बताई थी, और हर धनानंद को याद होना चाहिए, चाणक्य ने बोला था धनानंद को कि धनानंद, मैं एक शिक्षक हूं और मैं अपना जिंदगी का गुजारा अपने बलबूते कर सकता हूं। और चाणक्य ने आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, जिसने ग्रेट मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें कामाख्या टेम्पल की, तो कामाख्या टेम्पल का टेम्पल आर्किटेक्चर बेसिकली तो नागर स्टाइल पर बेस्ड है, पर साथ में उसमें कुछ फीचर्स हैं सैरासेनिक स्टाइल के। व्हाट इज दिस सैरासेनिक स्टाइल, इस वर्ड को समझ लो। सैरासेनिक स्टाइल मतलब मिडाइवल पीरियड में, इंडिया के मिडाइवल पीरियड में जो इस्लामिक वर्ल्ड का स्टाइल था ना, जैसे मस्जिद बनाने के लिए ऐसे गुंबद बनाए जाते हैं, बड़ा सा डोम बनाया जाता है, उसके पीछे भी मैंने तुम्हें एक सिग्निफिकेंस बताया था। कल्चरल सिग्निफिकेंस के अलावा एक इंजीनियरिंग का एग्जांपल क्या होता है कि जब आप डोम के नीचे, अब जैसे नमाज पढ़ने के टाइम में नमाज जब पढ़ा जा रहा है, प्रेयर किया जा रहा है, तो आप जो भी नीचे पढ़ रहे हो वो अच्छे से इको होगा, इसलिए बड़ा डोम बनाया जाता है। तो ये सैरासेनिक आर्किटेक्चर का एक फीचर है, और इसे आप कामाख्या टेम्पल में देख भी सकते हो कि किस तरह से ये नागर टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ मिला। जैसे आप यहां देखिए, यहां पर आप कामाख्या टेम्पल का मेन, अभी मैं नागर टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स बताऊंगा, तो ये जो रेड कलर से जिस शिखर को सजाया गया है ये मेन शिखर है। और नागर टेम्पल में ना शिखर थोड़ा ऐसे कर्वी लीनियर बनता है, यहां पे इस शिखर को थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड करके बनाया गया है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड करके। बेसिकली नागर का ही स्टाइल है, पर सैरासेनिक का इंपैक्ट बोलते हैं, या मिडाइवल पीरियड में जो इस्लामिक आर्किटेक्चर चल रहा था, इसलिए शिखर सिर्फ इतना कर्वी लीनियर ना होके थोड़ा सा फैलकर डोम को शिखर के शेप में बनाया गया। ये सैरासेनिक फीचर दिखे इसमें। चलिए, नागर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो एक बड़ा अच्छा आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ये। यहां से हम नागर टेम्पल आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। ये सेंटर है जहां पर सेंटर में डीटी की जो गॉड हैं या गॉडेस हैं उनकी स्टैचू रखी गई है, और इन गॉड गॉडेस को यहाँ पे वर्शिप किया जा रहा है। दिस इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस, और इस सेक्रेड प्लेस को क्या बोला जाता है, गर्भगृह। क्या बुलाया जाता है, गर्भगृह। कई आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में तुम्हें समझाया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आज यहां से समझ सकते हैं। अब सिंस गर्भगृह में टेम्पल में यहाँ पर भगवान की मूर्ति है, इमेज है, तो इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। तो ऊपर ऐसे कर्वी लीनियर शेप में, ऐसे कर्वी लीनियर शेप में एक सेंट्रल टावर का फॉर्मेशन होगा। इस सेंट्रल टावर को क्या बुलाया जाता है, शिखर। शिखर के ऊपर ऐसे स्फेरिकल स्टोन रखा जाता है जिसे कहा जाता है, या स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे हम बुलाते हैं आमलक। और आमलक के ऊपर ऐसे ऊपर या तो एक कलश रखा जाएगा या फिर ध्वज रखा जाएगा, फ्लैग बनाया जाएगा। तो पहले यहां पर स्टैचू हो गई, मूर्ति हो गई, इमेज हो गया देवता की, उसके ऊपर जो सेंट्रल टावर बना उसको शिखर बुलाएंगे, शिखर के टॉप पे जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको आमलक बुलाएंगे, फिर ऊपर कलश एंड ध्वज। फिर हम बाहर आते हैं, नीचे आए। अब जब बाहर निकलेंगे गर्भगृह से, तो हमारे हिंदू कल्चर में ये बताया जाता है कि पूजा करने के बाद एक परिक्रमा लगाना चाहिए, जैसे भगवान गणेश ने लगाया था अपने माता पिता भगवान शिव और मां पार्वती का। तो परिक्रमा लगाने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। क्या बुलाते हैं,
प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। बट नॉर्थ इंडियन स्टाइल में या नागर स्टाइल में प्रदक्षिणा पथ ना कई बार सेपरेटली बिल्ट नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो खाली जगह बचती है वहीं पर परिक्रमा लगा लेते हैं। जब हम प्रदक्षिणा पथ वाले एरिया से भी बाहर निकलें तो ये जो पार्ट होता है जहां पर आप कीर्तन कर सकते हो, आरती कर सकते हो, या बाकी गॉड्स एंड गॉडेस की स्टैच्यू इमेज लगी होती है, उसको मंडप बुलाया जाता है। यहाँ शादी की जाती है, यहाँ कीर्तन किया जाता है, यहाँ आरती किया जाता है, यहाँ पर पहले पढ़ाई करवाई जाती थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते थे। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म हो जाएगा जगती। बाहर निकलेंगे तो मेन एंट्रेंस है, जिसको तोरण द्वार या प्रवेश द्वार बुलाया जाएगा। इतना नागर टेम्पल आर्किटेक्चर में होता है। जो मेन एंट्रेंस है तोरण द्वार या प्रवेश द्वार, उतना ग्रैंड नहीं बनाया जाता है जितना ग्रैंड द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में है। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, रीजनल टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स भी जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर क्लासेस में करेंगे। ठीक है, आज अभी यहां पर नागर आया था तो हमने नागर के फीचर्स देख लिए। तो सेरासिनिक की वजह से ये शिखर का साइज थोड़ा सा ऐसे बढ़ गया, शिखर का साइज थोड़ा सा ऐसे बढ़ के, इसलिए कामाख्या टेम्पल का जो मेन शिखर है वो थोड़ा ज्यादा ऐसे डोम के शेप को लेता हुआ ऊपर गया है। साथ ही साथ कुछ रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं जो बंगाल, बिहार या उड़ीसा में पाए गए। क्या रीजनल वेरिएशंस? तो ऐसे थैच्ड रूफ बनाना, जो कि पहले बनाया जाता था किसका, बैम्बू का या ग्रास का, बाद में फिर बनाया जाने लगा किसका, स्टोन का भी। यहां देखिए आप, ये पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है जो मंडप के ऊपर बना हुआ है, तो ये पार्ट ना एक रीजनल वेरिएशन है जो कि बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में देखा गया। मतलब पहले ना ये घास से बनाया जाता था, ग्रास से, ऐसे थैच्ड रूफ कि बारिश हुई तो पानी जो है, अब शिखर जो है वहां से तो पानी ऑब्वियसली बाहर नीचे गिर जाएगा, पर अगर मंडप के ऊपर ऐसे सपोज फ्लैट छत बना दी गई तो पानी टिक जाएगा ना, इसलिए ऐसा बनाया गया, थैच्ड ऐसे कर्व शेप में हल्का सा। तो ये रीजनल फीचर है, जो पहले ग्रास से बनाया जाता था, बैम्बू से बनाया गया, फिर स्टोन से बनाया गया, आज सीमेंट से भी बनाया जा सकता है। ऐसे करके ये थैच्ड रूफ का फीचर एक रीजनल स्टाइल भी हो गया, राइट। चलिए अब हम सिग्निफिकेंस पर चलते हैं कि अंबुबाची फेस्टिवल जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसको अलग अलग हेडिंग में मैंने डिवाइड कर दिया है। देखो, कल्चरल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, सोशल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, टूरिज्म सिग्निफिकेंस, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, सारे पॉसिबल सिग्निफिकेंस, एंड देन उसमें बेस्ट क्वेश्चन। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। माँ की जो एनर्जी है एक इंडिकेशन है कि माँ या जो भी लेडी है, राइट, जो दो चीजों से मिलकर, जैसे पुरुष एंड प्रकृति बोलते हैं कि पुरुष एंड प्रकृति से मिलकर समाज का निर्माण होता है। तो प्रकृति की जो एनर्जी है जिससे रिप्रोडक्शन होता है, जिससे समाज का आगे चलन बढ़ता है, समाज आगे बढ़ती है, उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, फर्टिलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म बनता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ असम, ये सब लोग एक जगह पर आकर माँ की वर्शिप कर रहे हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज का भी एक अच्छा पॉइंट बनेगा। एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, साथ ही आसाम के कल्चर को प्रिजर्व करना और शोकेस करने का प्लेटफॉर्म। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस के भी हमारे पास इनफ पॉइंट्स हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट सोसाइटल सिग्निफिकेंस, तो कम्युनिटी बॉन्डिंग होती है। चाहे वो कामाख्या टेम्पल में हो रहा है अंबुबाची फेस्टिवल हो, या दिवाली का फेस्टिवल हो, या दुर्गा पूजा का, या ईद का, ये जितने भी ऐसे कम्युनिटी फेस्टिवल्स होते हैं ना, इससे कम्युनिटी बेंडिंग, कम्युनिटी बॉन्डिंग एंड सोशल कोहेजन डेवलप होता है। सोशल कोहेजन कैसे? कि सब लोग एक साथ आकर वर्शिप कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग रोल में सपोर्ट करते हैं। दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल कोहेजन। इसलिए ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होना, चाहे वो दुर्गा पूजा का मेला हो, या अंबुबाची फेस्टिवल का, या ईद का मेला हो, जरूरी है लगना। यही हमारे इंडियन कल्चर की खासियत है कि इन मेले से भी हम लोग कल्चरल बॉन्डिंग एंड सोशल कोहेजन करते हैं। ओके, देन रिजेक्शन ऑफ टेबू, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। पहले भी जरूरी थी, पहले हमारे पूर्वजों ने इसको समझ लिया था, इसलिए वो इस फेस्टिवल को मनाना शुरू कर चुके थे। हमने आज भी नहीं समझा है कई लोगों ने, तो उस टेबू को खत्म करने के लिए, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो टेबू है उसको खत्म करने के लिए ये फेस्टिवल एक बढ़िया एग्जाम्पल है, राइट। देन हम टूरिज्म और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो टूरिज्म की बात करें तो फुटफॉल इंक्रीज होता है, नए नए प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल देखो मैंने यहां पर किसका दिया, पुष्कर के, राजस्थान में पुष्कर फेयर लगता है।
ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। एनुअल फेयर है, पुष्कर फेयर पशु मेला है। तो पशु मेला में, पुष्कर फेयर में राजस्थान अपने जो यूनिक कल्चर है राजस्थान का उसको शोकेस करता है। वो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको अंबुबाची फेस्टिवल में मिल रहा है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है बाकी फेस्टिवल्स का। अब जैसे हम इलाहाबाद या प्रयागराज में जो कुंभ लग रहा है तो उसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है ना, ठीक उसी तरह से अंबुबाची फेस्टिवल का भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का मौका है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर टूरिस्ट का फुटफॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी को आगे पुश करेगा ही, लोकल इकोनॉमी पुश होगी। जो लोग इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मंदिर के पास होटल चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, फूल की दुकान चला रहे हो, उनका जॉब क्रिएशन होगा। साथ ही साथ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या कि जब पट बंद किया जाता है आषाढ़ के महीने में, कुछ समय के लिए जब मंदिर में पूजा नहीं होती है, तो क्या दिखाया जा रहा है कि मंदिर में अभी पूजा नहीं हो रही है, मां मेंस्ट्रुएशन के साइकिल से गुजर रही है। दिस सोच कि नेचर को भी रेस्ट की जरूरत होती है। और फार्मर्स ना उस टाइम में नई फसल नहीं लगाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द फेस्टिवल पॉज ऑन एग्रीकल्चरल वर्क ड्यूरिंग मॉनसून। थोड़े टाइम के लिए एग्रीकल्चर वर्क भी रुक जाता है। एंड दिस सिग्निफाई इकोलॉजिकल रेस्ट, कि इकोलॉजिकल रेस्ट की जरूरत है। ऐसा दूसरे फेस्टिवल में भी होता है, जैसे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है काइट फेस्टिवल, वो भी ये बताता है कि सीजनल शिफ्ट कैसे होते हैं। तो मकर संक्रांति सीजनल शिफ्ट बता रहा है, जहां पे अंबुबाची फेस्टिवल इकोलॉजिकल रेस्ट के सिग्निफिकेंस को बता रहा है। राइट, इसको याद रखिएगा, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को। बट फेस्टिवल में कई चैलेंजेस भी आते हैं। वो चैलेंजेस क्या है? अब यहां पे अगेन देखो, मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखा है ताकि आप चैलेंजेस लिखना सीखो कि चैलेंजेस को किस तरह से लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। इकोलॉजिकल स्ट्रेन, इकोलॉजिकल हमने सिग्निफिकेंस देखा था, हम इकोलॉजिकल स्ट्रेन भी देखते हैं। क्या इकोलॉजिकल स्ट्रेन? जैसे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, अब सिंस जो हमारे भक्तगण हैं उनका फुटफॉल ज्यादा हुआ, तो उनके लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे बाथरूम फैसिलिटी बनानी है या उनके लिए लाइन लगने की जगह बनानी है, उसके लिए कई बार डिफोरेस्टेशन करना होता है। प्लास्टिक वेस्ट काफी जमा होता है, क्योंकि आजकल हर चीज में अब फूल भी लेके जाना है तो लोग प्लास्टिक के थैले में ले जा रहे हैं। प्लास्टिक हर जगह घुस चुका है। तो इसके वजह से ना एक इकोनॉमिकल स्ट्रेन भी पड़ता है। मॉनसून का सीजन रहता है, अब इतने ज्यादा लोग वहां पर सड़क पर हैं, काफी भीड़ हो जाती है, और उसी टाइम में मान लो कि अनफॉर्चुनेटली अगर लैंडस्लाइड जैसे हालात हो गए तो, क्योंकि आपने ट्री तो कट कर दिया टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इकोलॉजिकल स्ट्रेन और बढ़ जाएगा। कॉमर्शियलाइजेशन एंड ऑथेंटिसिटी, कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से फेस्टिवल का ना अपना एक स्पिरिचुअल एसेंस है, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स भी होते हैं ना, जैसे रक्त वस्त्र डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट, इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। रक्त वस्त्र का आशीर्वाद माना जाता है, ये सबसे बड़ा प्रसाद माना जाता है। पर कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से ना इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन या ये कल्चरल सिग्निफिकेंस भी धीरे धीरे ओवरशैडो हो जाते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखती है। अब हमारा जो डिवोटी है, जो पिलग्रिमेज पे आया है, जो तीर्थ पे आया है, सब करोड़पति हो, लखपति हो, ये तो जरूरी नहीं है। जिसके मन में श्रद्धा है वो रिक्शा चलाने का भी काम कर रहा है, उसका भी उतना ही हक है जाने का। बट वहां इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखती है। वो दूर से आ रहा है तो उसके लिए रहने की जगह नहीं है, वो बेचारा रोड पे फुटपाथ पे सो रहा है, और फिर लोग हेट्रेट दिखाते हैं वैसे लोगों के अगेंस्ट में। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो हमारे समाज पे बनी है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाती है इसके वजह से। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। एंड साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड क्राउड मैनेजमेंट। कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल में हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, भक्तगण अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, बट जब क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। एंड दैट्स वाई ये चैलेंजेस को भी एड्रेस करना सरकार की या फिर जो मेला अथॉरिटीज हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जो लोग वहां पे दर्शन करने गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है ही। सो ये चैलेंजेस भी साथ में बरकरार हैं। वी नीड टू कीप दो चैलेंजेस इन माइंड, ताकि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं हो फ्यूचर में। एंड नाउ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, साथ ही साथ उस पर बेस्ड कंक्लूजन भी कि किस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हैं। तुमको जो कंक्लूजन लिखने में दिक्कत हो रही थी ना मेंस के आंसर में, इसलिए ये कंक्लूजन वाला मैंने अलग से सेक्शन डाल दिया है कि आप हिंट लीजिए यहां से कंक्लूजन कैसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी के ऊपर। कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जिन्होंने अपने कला के माध्यम से ना सिर्फ आसाम के कल्चर को प्रमोट किया, बल्कि जो लोग जैसे किसान लोग या वर्कर्स लोग, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से ये जुड़े थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ये भी प्रभावित थे, चाहे हम चाचा नेहरू, पंडित नेहरू की बात करें, चाहे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चाहे हम शहीद भगत सिंह की बात करें, ये सब लोग कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के आइडिया से, जो कि समाज में इक्वेलिटी को शोकेस करता था, उससे प्रभावित थे। तो इन्होंने अपने कला के माध्यम से
कला के माध्यम से इन्होंने समाज के जो दबे कुचले लोग थे, जो सोसाइटी में इकोनॉमिक पायदान पर, इकोनॉमिक स्टेटा पे सबसे नीचे थे, उनको जोर देने का, उनको बल देने का भी प्रयास किया। तो इनका सोशल सिग्निफिकेंस भी रहा अपने कला के माध्यम से। कुछ बेसिक डिटेल्स आपने पहले भी कई बार पढ़ा है। अभी रिसेंटली इनकी डेथ एनिवर्सरी पे हम सबने श्रद्धांजलि दी 20 जून को, और ये प्रार्थना की कि ऐसे दिवंगत आत्माओं का आशीर्वाद हम पर बना रहे, और हम सब लोग भी अपने अपने फील्ड में, चाहे कला का फील्ड हो या टीचिंग का फील्ड हो या सिविल सर्विसेज का फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, हम अपना योगदान दे सके सोसाइटी में। सो इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वैसे सिर्फ इतने ब्रीफ इंट्रोडक्शन से बड़े लेजेंड है, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोले तो ही इज अ कल्चरल फिगर नोन फॉर हिट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, लिटरेचर एज वेल एज पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन आसाम, है ना। आसाम में पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि अपने आर्ट के फील्ड से इन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट भी देने का काम किया। तेजपुर यूनिवर्सिटी इनके ही दी हुई जमीन पर बनी है, जो जमीन इन्होंने दान दी थी। तो सोचो इन्होंने एजुकेशन की भी वैल्यू कितनी अच्छी की। इनको पता था कि समाज के आगे बढ़ोतरी के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने एजुकेशन के लिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अपनी जमीन दान में दे दी, राइट। हम इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करें तो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी सोशलिज्म के आइडियाज से प्रभावित थी, कम्युनिज्म के आइडियाज से प्रभावित थी, एंड दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब जर्मनी यूएसएसआर पर अटैक कर देता है तो ब्रिटेन और यूएसएसआर एक साइड हो जाते हैं। पहले ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच नहीं बनता था, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी को तो बैन कर दिया था इंडिया में। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी से याद आया, मैंने तुम्हें पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में बताया है और स्पेशल सेशन लेकर भी यूट्यूब पर, कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन कहां पर हुआ था तुम मुझे बताओगे? कौन है कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर? ये भी आगे भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। वो जिसने सेशन देखा है रिप्लाई कर सकता है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और यूएसएसआर एक साइड हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, पहले ब्रिटेन यूएसएसआर के बीच कोई बातचीत नहीं थी। पहले ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच कोई बातचीत नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी को तो बैन करके रखा गया था। पर जब जर्मनी यूएसएसआर पे अटैक कर देता है तो ब्रिटेन और यूएसएसआर एक हो गए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, ऐसा। तब जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर से बैन हटा दिया गया, और कम्युनिस्ट पार्टी ने उस ड्यूरेशन में जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, आज हम शहीद कुशल कुंवर जी की बात करेंगे, वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड है। आसाम में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन ये कुछ आजादी के मत वालों को नागवार गुजरा। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। उनमें से एक थे हमारे कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी। इन्होंने इस टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि सपोर्ट नहीं कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट को, उसको छोड़ दिया और उसी से एक नया ग्रुप निकलकर बना था, रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको ज्वाइन कर लिया, है ना। आगे जाकर इन्होंने तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए जो लैंड डोनेट किया है ये हम जानते ही हैं। इसके अलावा इनका ये कोट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ना तुम यूज कर सकते हो सिर्फ जीएस पेपर 5 के आंसर के लिए नहीं, इवन यूपीएससी में भी यू कैन यूज इट फॉर राइटिंग ऐसे, जहां पर अगर फार्मर स्पेसिफिक या ऐसे कहीं पर लैंड का इंडिकेशन दिख रहा है कि जो जमीन है वो जमीन जोतने वाले की हो, वो जमीन उसकी हो जो उस पर एक्चुअली हल चला रहा हो, जमीन की प्रोडक्टिविटी किसान को मिले। कुछ ऐसा ही टू आइडिया महात्मा गांधी का भी था ना, कुछ ऐसा ही आइडिया सरदार अजीत सिंह जी का भी था। सरदार अजीत सिंह, हाँ आज याद रखो, कई लोग सुनो इनके बारे में, कुछ लोगों ने नया पहली बार नाम सुना होगा। शहीद भगत सिंह जी के चाचा हैं ये सरदार अजीत सिंह। इन्होंने बड़ा अच्छा एक गाना लिखा था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, तेरा लुट जाए ना माल, पगड़ी संभाल होए। कि जो ये जट कह के किसको रेफर कर रहे हैं? जट कह के रेफर कर रहे हैं पंजाब के किसान को, कि ये जमीन जो है तुम्हारी है और तुम अपनी पगड़ी रख दे रहे हो अंग्रेज के सामने। क्यों? क्योंकि इस जमीन से जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो वो तुम्हारे तक ही नहीं आ पाता है, वो अंग्रेज लूट कर ले जाता है। इन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा कैंपेन चलाया था ये सॉन्ग लिखकर। तो चाहे वो सरदार अजीत सिंह हो या महात्मा गांधी हो या फिर कलागुरु विष्णु राभा जी हो, इन सब ने बताया कि हाल जार माटी तार, हल जिसका है जो प्लॉइंग करेगा, जो अपना पसीना बहाएगा, माटी से निकले वाला प्रोडक्शन भी उसका होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे रेफरेंस ना हम लोग ऐसे के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिमेंबर दिस।
और इनके कंट्रीब्यूशन देखिए, आर्ट के फील्ड में इनके कुछ कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, इन्हें कला गुरु का टाइटल दिया गया, साथ ही साथ सैनिक शिल्पी का टाइटल पहले भी मैंने बताया है। सैनिक शिल्पी, सैनिक शिल्पी, सैनिक यहां पर बता रहा है कि ये सोल्जर हैं, और शिल्पी मतलब ये आर्ट से रिलेटेड है, आर्टिस्ट हैं। एक शिल्पकार, एक आर्टिस्ट पत्थर को तराश के मूर्ति बनाता है। वैसे हम लोग भी करते हैं, हर टीचर, हर बड़ा, हर माँ बाप अपने बच्चे को तराश कर उसको वैल्यूएबल बनाते हैं। तो ये सैनिक शिल्पी क्या है, सिंस कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, कम्युनिज्म के आइडियाज से प्रभावित हैं, तो इनको आर्ट के फील्ड और कम्युनिज्म के फील्ड को मिलाकर सैनिक शिल्पी का नाम दिया गया। इनके कई फेमस कंपोजिशन हैं जिन्हें हम विष्णु राभा गीत के नाम से जानते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे नेचर को सेलिब्रेट करने के लिए, फेस्टिविटीज को सेलिब्रेट करने के लिए, डिफरेंट थीम्स को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए जाते हैं। इनके पॉपुलर वर्क भी यहाँ पर मेंशन्ड है, साथ ही साथ ड्रामा और सिनेमा के फील्ड में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल किया है। इवन द ग्लोरियस मूवी जॉय मोती, द फर्स्ट असमीज फिल्म, ही ऑल्सो एक्टेड, राइट, कंट्रीब्यूट किया था, एक्ट उसमें नहीं, ही कंट्रीब्यूटेड इन दैट फिल्म। Then he also introduced the Japi dance in Bihu inspired by the tribal dances। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से इन्होंने जापी डांस को ट्राइबल से इंस्पायर होकर इंक्लूड करवाया, जिससे ट्राइबल कल्चर, जो ट्राइबल्स भी क्या है, ट्राइबल्स हमारे सोसाइटी के उतने ही पार्ट हैं जितने शहर में रहने वाले लोग या गांव में रहने वाले लोग पहले थे। अब तो सब लोग साथ में जुड़े हैं, उतने ही पार्ट तब भी थे जितने अभी हैं। अभी भी कई लोग ट्राइबल्स के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे आप ट्राइबल्स हो, या आप गांव में रह रहे हो, या आप शहर में रह रहे हो, या आप बड़ी सिटीज में रह रहे हो, लंदन अमेरिका जैसी सिटी में, इंसान की वैल्यू होती है ना। इंसान कहाँ रह रहा है, कितने, किस कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके आप एजुकेशन हासिल कर लिया आपने, बट शिक्षा हासिल नहीं की। आपने पैसा कमा लिया, लेकिन आपने किसी इंसान की वैल्यू करना नहीं सीखा, आपने ग्रेटिट्यूड दिखाना नहीं सीखा, देन किसी काम का नहीं है आपका वो पैसा, अगर आपने ग्रेटिट्यूड नहीं सिखाया तो। बट इन्होंने वो चीज सिखा, इन्होंने ट्राइबल कल्चर को बाकी कल्चर जो बाकी लोग थे उनके साथ इंक्लूड करवाया। एंड श्रीमंत शंकर देव जी का ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये फेमस पेंटिंग भी इनकी बनाई हुई है। आगे भी और कई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब हम जरा इनको कंक्लूड करते हैं, इनके विजन को। ही असर्टेड, एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है जो आपको मेंस आंसर में हेल्प करेगा। He asserted that Assamese identity is a fusion of indigenous ethnic groups, caste and tribes, and advocated for the preservation of food, culture, art, drama। कि अगर आपको आइडेंटिटी को, अपने एसएमएज आइडेंटिटी को, एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो ये आइडेंटिटी लैंग्वेज के माध्यम से, कल्चर, फूड के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, डांस ड्रामा के माध्यम से, हर माध्यम से प्रोटेक्ट हो सकती है और प्रमोट हो सकती है। He championed a society free from capitalism। सैनिक शिल्पी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड हैं, तो देन ऑब्वियसली कैपिटलिज्म का विरोध करेंगे, और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में किस चीज को प्रमोट करेंगे, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में सोशलिज्म को, मतलब सोसाइटी में बराबरी को प्रमोट करेंगे। His ideas are still very much important, a model for youth चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी, है ना, सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी कई लोग सोशल मीडिया सर्विसेज का पार्ट बन जाते हैं। सोशल मीडिया सर्विसेज में मत जाइएगा, आपको सिविल सर्वेंट बनाया जाएगा कि आप सोसाइटी को सर्व कर सकें। तो जब आपको सोसाइटी को सर्व करना है, तो सैनिक शिल्पी के आइडियाज, जिन्होंने किसान की जमीन और उस जमीन के वैल्यू को पहचाना, वो आइडियाज आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड नाउ अ मेंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिम, एक मेंस क्वेश्चन उनके लाइफ जर्नी और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन असम। वाटर ट्रांसपोर्ट, जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है असम का, उसको स्ट्रीमलाइन करना। स्ट्रीमलाइन करने से क्या होगा, इसे हम जीएस पेपर 3 और 5 में क्लासिफाई कर सकते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी रिवर और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ बाकी रिवर्स हैं। नेशनल वाटरवे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, पर आगे सेशन में जाने से पहले ही स्क्रीन को पॉज करके तुम ये मुझे बता सकते हो क्या कि कौन कौन से नेशनल वाटरवेज हैं आसाम में। सबसे लार्ज वाला, सबसे ज्यादा लेंथ वाला नेशनल वाटरवे कौन सा है, जरा बताओ, ढूंढ कर बताओ, या पहले से मालूम है तो बताओ। सबसे ज्यादा लेंथ वाला, मैक्सिमम लेंथ वाला नेशनल वाटरवे कौन सा है जो आसाम से पास हो रहा है, किस लोकेशन से किस लोकेशन तक। तो जब ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की बाकी जो बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं वो पास करती हैं, देन वी कैन यूज
दिस रिवर्स नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए सिर्फ नहीं, या फिर सपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं, इवन कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे रोड या फिर जो ट्रेन नेटवर्क है उस पर थोड़ा बर्डन भी कम होगा, स्पेशली कार्गो ट्रांसफर के लिए। और कार्गो ट्रांसफर के साथ साथ कई ऐसे रीजन्स हैं जहां पे रोड नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, तो हम ये रिवर वाले नेटवर्क को यूज कर सकते हैं लोगों को कम्युनिकेशन फैसिलिटी देने के लिए। ठीक है, आइए हम जरा ब्रीफ देख लेते हैं। पहले हम इस वाले पार्ट को देखेंगे, आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट पार्ट को देखो। क्या ओवरव्यू है कि असम जो है, ना सिर्फ असम, पहले भी मैंने बताया कि पूरा इंडिया, असम रिवर्स स्पेशली ब्रह्मपुत्र, दे आर, एंड उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दे आर लाइफ लाइन शेपिंग इट्स सिविलाइजेशन, इकोनॉमी एंड कल्चर। है ना, एकदम सिंपल है। ऐसे ना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ये ना तुम्हारे आंसर का इंट्रोडक्शन हो सकता है, इन सब चीज पे ध्यान दो, ऐसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब यही जो रिवर्स हैं जो कल्चर को लाइफ लाइन है, ये क्या कर सकती हैं, किस फॉर्म में यूज हो सकता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हम आगे साथ डिस्कस करेंगे, पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में इसे यूज किया जा सकता है। अब हिस्ट्री क्या है, तो अब आप स्क्रीन के राइट साइड में आ जाइए। क्या हिस्ट्री है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का? तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसका सिंपल डेफिनेशन, हालांकि डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है अपने आंसर में, समझने के लिए समझ लो। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम लोग इनलैंड वाटरवेज को, मतलब रिवर्स जो हैं, इनके वाटर को यूज करेंगे टू कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एज वेल एज पीपल। है ना, जैसे रेलवे जो चलती है वहां पे मालगाड़ी भी चल रही है, गुड्स ट्रेन भी है, साथ ही साथ पैसेंजर ट्रेन भी है, कुछ वैसा ही यहाँ। असम में हिस्ट्री की बात करें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो इसकी ये हिस्ट्री 1958 से स्टार्ट होती है। हालांकि इसके पहले भी चल रहा था, ये हम ऑफिशियल बात कर रहे हैं, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि 1958 में बनता है। तभी हेडक्वार्टर कहाँ, शिलोंग में। 1963 के अक्टूबर में हेडक्वार्टर जो है, डायरेक्टरेट जो है, वो गुवाहाटी शिफ्ट किया जाता है, एंड गुवाहाटी में शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे फिर इसका डेवलपमेंट आगे कंटिन्यूअस चलता है। तो यहाँ पे ना जब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है या बॉडी का पार्ट लिखना है, तो एटलीस्ट इस वाले पार्ट को आप यहाँ से एक सेंटेंस बना सकते हो, दैट सिंस द बिगिनिंग ऑफ 1958 एंड देन शिफ्टिंग द हेडक्वार्टर इन 1963 टू गुवाहाटी, द असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, दे आर प्रोवाइडिंग अ वायबल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल। ऐसे करके ना अपने हिस्ट्री का भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपके आंसर का वैल्यू बढ़ जाएगा। ऐसे करके मार्क्स इंप्रूव करना है अपना, ठीक है, इसलिए इन डेप्थ डिटेल में एनालिसिस में करवा रहा हूं। यहां पर एक मैप है जो कि गवर्नमेंट सोर्स से लिया गया है, जहां पे आप डिफरेंट नेशनल वाटरवे देख सकते हो आसाम का, एंड इवन देयर इज अ लिस्ट। अब इस लिस्ट को देखकर तो तुम बता सकते हो, बिना देखे बता सकते हो, तो बताओ कि कौन कौन से नेशनल वाटरवे पास हो रहे हैं। सारे के सारे नेशनल वाटरवे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट कीप एन आई ओवर इट, एक बार आप देख लीजिए। सबसे लॉन्गेस्ट वाला कौन सा, NW2, नेशनल वाटरवे 2। लेंथ क्या है उसका, that you can check through government sources है ना। चलिए आगे हमें करना क्या है, हमें आसाम में जो इनलैंड वाटरवे है उससे रिलेटेड अभी क्या चैलेंजेस है, क्या इशू फेस कर रहा है, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो देखना है। पर पहले हम ये तो जान लें कि पूरे इंडिया में इनलैंड वाटरवे को कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। So that's why first we are discussing Inland Waterways Authority of India. Inland Waterway Authority of India भारतीय जल प्राधिकरण है ना, भाजपा नहीं लिखा हुआ है, भारतीय जल प्राधिकरण ही। चलिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये इंपॉर्टेंट हुआ, ये ना आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपने स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं भी लिखा, वैसे भी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बस रेफरेंस में आ सकता है कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज इन आसाम। यहाँ पे स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखने का उतना रेलेवेंस नहीं है, पर प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए ध्यान रखो। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट से आया होगा, कौन सा एक्ट, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी एक्ट 1985, जिसका पर्पस है टू प्राइमरली अंडरटेक प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ, ऑब्वियसली क्या, इनलैंड वाटरवे थ्रू आउट द इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश नोएडा में, और इसके कई रीजनल ऑफिसेस हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। मिनिस्ट्री इसकी कौन होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर? व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर? और ये नाम आप सबको मालूम है, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, सब बता सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद एक एक्ट का रेफरेंस यहां पर, और क्या, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। नेशनल वाटरवे एक्ट के अकॉर्डिंग
111 इनलैंड वाटरवेज डिक्लेयर किए गए थे। अब ये 111 इनलैंड वाटरवे इसलिए डिक्लेयर किए गए 2016 के एक्ट के अकॉर्डिंग, सो दैट पहले क्या था कि वाटर नेटवर्क तो पहले से प्रेजेंट है, पर हम उस वाटर नेटवर्क का यूज नहीं कर पा रहे थे, तो एटलीस्ट पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और आइडेंटिफाई किया करके फिर उनसे रिलेटेड जो डेवलपमेंटल वर्क है उन डेवलपमेंट वर्क को धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसलिए नेशनल वाटरवेज एक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें 111 वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया गया। क्या क्राइटेरिया था आइडेंटिफाई करने के लिए? तो थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखो जो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, क्राइटेरिया टू बी कैटेगराइज्ड एज नेशनल वाटरवे, कि मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 50 किलोमीटर तो होना चाहिए मिनिमम लेंथ। हालांकि इसमें एक्सेप्शन है अर्बन एरियाज वाला या इंट्रा पोर्ट ट्रैफिक वाला। अब मान लो कहीं अर्बन एरिया पास कर रहा है, जैसे सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक में अगर 50 किलोमीटर मिनिमम है, मिनिमम 50 किलोमीटर, तो फिर आपको इस नेशनल वाटरवे में काउंट किया जा सकता है। पर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए जाते हैं। एक्सेप्शंस क्या दिया जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट के बीच में सपोज अर्बन एरिया स्टार्ट हो गया, तो अर्बन एरिया स्टार्ट होने की वजह से फिर जो कनेक्टिविटी है डिस्टर्ब हो गई, तो 50 किलोमीटर से कम हो गया ना। लेकिन इस 50 किलोमीटर से कम होने के केस में भी कुछ एक्सेप्शंस दिए जाते हैं कि फिर भी नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। एंड एक चैनल विड्थ का भी है कि चैनल विड्थ मिनिमम कितना होना चाहिए, 45 मीटर, एंड डेप्थ 1.5 मीटर। ये सब कभी कभी डिटेल्स ना, ये डिटेल्स अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मेंस के आंसर में लास्ट टाइम में वैल्यू एडिशन के लिए एक बार पलट के देख लेना, तो आपके मेंस के आंसर की वैल्यू एडिशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे एक्सेप्शंस भी दिए जाएंगे, डू नॉट वरी, एक्सेप्शंस यहाँ दिए जाते हैं। 50 किलोमीटर से कम में भी नेशनल वाटर भी कुछ है, बट वो एक्सेप्शंस है, राइट। नाउ हम असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी की बात करें, तो असम इनलैंड वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी, इसका जो विजन है, इसका विजन वही है कि असम में इनलैंड वाटर जो कनेक्टिविटी है वो इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी बढ़े। असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट किसके थ्रू हुआ? तो श्री जितेश खोसला नाम की कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन ये थे। श्री जितेश खोसला कमेटी ने रिकमेंड किया था असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। अब ये जो टर्म है ना, ये टर्म आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में डायरेक्टली यूज नहीं भी हो तो। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट जिसका नाम है असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट which recommended by श्री जितेश खोसला कमेटी ऑफ 2012। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एक सोसाइटी के फॉर्म में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। पेरेंट डिपार्टमेंट अगेन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ असम का। ये बेसिक डिटेल्स थे, स्पेशली वो वाला डिटेल। अब हम आते हैं क्रिटिकल रोल पर आते हैं कि व्हाट इज द क्रिटिकल रोल, क्या रोल है इनलैंड वाटरवे का असम में। जस्ट वेट ए मोमेंट, जब तक पढ़ो आप लोग। बाय द वे व्हाट इज दिस चार एरिया? चार एरिया को मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी करके रखा है। चार एरिया रिवराइन, छोटे आइलैंड्स जो बन जाते हैं, हियर द चार एरिया इज एक्सप्लेन्ड। द रिवराइन एरियाज, स्मॉल आइलैंड्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, लोकली नोन एज चार और छापुरी। तो चार एरिया छोटे छोटे रिवराइन आइलैंड जो सैंड बार्स से, सैंड ड्यून से बन जाते हैं, उनको चार एरिया कह के बुलाया जाता है। क्या क्रिटिकल रोल है इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट का? तो इट प्रोवाइड लाइफलाइन फॉर रिवराइन पॉपुलेशन। जो रिवराइन पॉपुलेशन है, जो रिवर्स के अराउंड, रिवर्स के बैंक पे रह रही है या चार एरिया में रह रही है, उनके लिए ना मेन लाइफलाइन है। क्योंकि चार एरिया में रह रहे हैं, अब सपोज ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड बन गया, चार बन गया, तो आपके पास यहाँ पे ब्रिज की कनेक्टिविटी तो नहीं है, तो आप कैसे जाइएगा? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से जाइएगा। सो इनके लिए लाइफलाइन है कम्युनिकेशन का। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, लोग इसके ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। जैसे फेरी चलाने वाले लोग, अब फेरी चलाने वाला चाहे वो मालिक है या फिर उसका एम्प्लॉय है, दे आर डिपेंडेंट ओवर इट। क्लाइमेट रेजिलिएंट ट्रांसपोर्ट मोड, हालांकि क्लाइमेट रेजिलिएंट ट्रांसपोर्ट मोड में अब एक कंसर्न भी ये होता है कि कई बार ड्यू टू प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाता है इंजन का, तो कई बार ऑयल लीकेज होता है, ऑयल स्पिल्स नदी में ऊपर बिछ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वाटर का, या जो इकोलॉजिकल हेल्थ है वाटर का, रिवर का, वो भी अफेक्ट होता है, राइट। ये हम आगे कंसर्न के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देयर कल्चरल कंटिन्यूटी एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, पूरे इंडिया में और आसाम में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, दैट हैज अ वेरी रिच कल्चरल इंपॉर्टेंस। भगवान राम भी जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे, तो केवट ने उनको नदी पार करवाया था, तो वहां से कल्चर से रिलेटेड है। बाकी आप कई रीजनल कल्चर में एग्जाम्पल्स ऐसे ढूंढ सकते हो। What are the issues being faced by inland water transport?
क्या क्या इश्यूज फेस किए जा रहे हैं। तो चैलेंजेस या इश्यूज क्या है, मल्टीपल एजेंसीज विथ ओवरलैपिंग फंक्शंस, मल्टीपल एजेंसीज बने हुए हैं। इवन इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ना, यहाँ पे 4 बॉडी हैं। अब ये चारों के चारों बॉडी नहीं याद रखनी है, इट्स ओके, बट आप मल्टीपल एजेंसी वाला पॉइंट याद रखिएगा। जैसे IWT डिपार्टमेंट है, IWT डेवलपमेंट सोसाइटी है, IWT कंपनी लिमिटेड है एंड IWT अथॉरिटी है। अब काम एक करना है, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है, बट 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पता है क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल क्रिएट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, वाटरवे ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा नहीं होता है। लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स की कमी की वजह से स्टाफ्स को बोरो करना पड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट पे रखना पड़ता है। इसका दोनों एंगल है ना। अगर सपोज ये ह्यूमन रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए जॉब वैकेंसी निकाली जाएगी तो तुमको नौकरी मिल जाएगी और साथ ही साथ इनलैंड वाटर भी हो जाएगा, तो दोनों एंगल फुलफिल हो गया। इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है, जॉब भी क्रिएट हो रही है। पुअर फेरी सर्विसेज, यहाँ पे मैंने द हिंदू का, आप देख सकते हो द हिंदू का आर्टिकल क्या है, रिसेंट का आर्टिकल है जून 19 का। ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमेशा न्यूज़पेपर में मिलते हैं। 3 मिसिंग आफ्टर बोट सिंक्स इन असम। तो सेफ्टी कंसर्न भी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जिसको लेकर काफी लोग हेजिटेट करते हैं। दूसरा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू भी, ब्रिजेज एंड वर्टिकल क्लियरेंस इशू फॉर लार्ज वेसल्स। अब छोटे छोटे फेरी से इंसान तो चला जाएगा, बट ट्रांसपोर्ट के लिए हमको लार्ज वेसल की जरूरत होती है। लेकिन कई बार नदी के ऊपर जो ब्रिज बना दिए जाते हैं वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होते हैं। अब नदी तो बीच से पास कर रही है, उसके ऊपर ब्रिज बन गया, अब हम ब्रिज को तो ऊंचा नहीं कर लेंगे बीच में तोड़कर, इतना आसान नहीं होता है, कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर लार्ज वेसल्स कैसे पास करेंगे, ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज आ जाता है। एंड लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसका भी मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो अभी रिसेंटली कोच्चि में इंप्लीमेंट किया गया। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी कम है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे फेरी चलाने वालों को नहीं बोल रहा, लार्ज जो इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेंगे उनकी बात कर रहा है। अब इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमारा वे हेड भी कुछ इसी टाइप का होगा। तो जब वे हेड की बात करेंगे तो वे हेड भी लास्ट हमने क्या लिखा था कि लार्ज प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग ऑफ द कंट्रीज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स, जैसा कहां पर किया गया, जैसा भी किया गया है कोल्लम कोट्टापुरम नेशनल वाटरवे 3 कोच्चि में। तो कोल्लम कोट्टापुरम नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे 3, यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जिससे वाटरवे इंक्रीज हो सके, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पैसेंजर सर्विसेज भी इंक्रीज हो सके, उसका यूज किया जा रहा है नेशनल वाटरवे 3 को डेवलप करने के लिए और ज्यादा। क्रूज भारत मिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रूज भारत मिशन, क्रूज भारत मिशन का देखो पर्पस क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का ये पर्पस, टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। चाहे वो गंगा रिवर पर हो, चाहे वो कृष्णा कावेरी रिवर पे हो या ब्रह्मपुत्रा बराक रिवर पर हो, कि क्रूज टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। इसके लिए हर जगह काम करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी कंसर्न, इकोलॉजिकल कंसर्न, हर जगह पर, सो दैट जो क्रूज पैसेंजर्स का नंबर है ना वो 2029 तक डबल हो सके। ये प्रीलिम्स में भी ये पॉइंट काम आएंगे क्रूज भारत मिशन के, और आप मेंस में भी लिख सकते हो। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको इकोलॉजिकल एंगल भी देखना है, साथ ही साथ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी देखना है, स्मॉल फेरी ऑनर्स का या स्मॉल फेरी में काम करने वाले स्टाफ्स का। इंटीग्रेटेड पैसेंजर्स एंड कार्गो मूवमेंट, इंटीग्रेटेड पैसेंजर्स एंड कार्गो मूवमेंट क्या, कि अगर सिर्फ हम पैसेंजर्स मूवमेंट की बात करेंगे तो हमें प्रॉफिट कम होगा, और अगर सिर्फ हम कार्गो मूवमेंट की बात करेंगे तो बेचारे पैसेंजर्स और ह्यूमन दूर हो जाएंगे। तो हमें जो डेवलप करना है ना इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें पैसेंजर के साथ साथ कार्गो मूवमेंट दोनों पर ध्यान देना है। बोथ द थिंग्स शुड बी एड्रेस्ड पैरेलली, तब जाके एक्चुअल बेनिफिट होगा, तब जाके हमें एक्चुअल फायदा होगा। तो इस तरह से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। एक रिसेंट डेवलपमेंट भी आसाम में हुआ, जहां आप देख सकते हो IWT टर्मिनल एट जोगी होपा, जोगी होपा में इनर लैंड वाटर वे टर्मिनल को इनोग्रेट किया गया। जोगी होपा में इनलैंड वाटरवे टर्मिनल ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर हैज बीन इनोग्रेटेड। किस टाउन के पास पड़ता है ये वाला टर्मिनल? टेल में नहीं, सिर्फ टाउन से नहीं मालूम, टाउन नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे ये बताओ कि जोगी होपा का ये जो IWT टर्मिनल है, ये IWT टर्मिनल ब्रह्मपुत्रा के किस बैंक पर है? नॉर्दर्न बैंक है, सदर्न बैंक है ना, किस बैंक पर पड़ता है ये मुझे बताओ। ईस्टर्न, वेस्टर्न, जिस भी टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं वो बताइए मुझे। तो इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा ब्रह्मपुत्रा का, एंड मैप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैप वर्क क्वेश्चंस आते हैं ना, हम लोग प्री सिक्योर में भी कर रहे हैं। तो ये जो न्यू टर्मिनल बिल्ड किया गया है
अच्छा इन्वेस्टमेंट है रुपीज 82.03 करोड़ का, जिससे लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी इशू ऑफ ईस्टर्न इंडिया वुड इंक्रीज। एंड साथ ही साथ जो ट्राइलेटरल ट्रेड है, ट्राइलेटरल ट्रेड मतलब हमारा प्यारा भारत, भूटान एंड बांग्लादेश, इसके बीच ट्राइलेटरल ट्रेड भी इंप्रूव होगा। ट्रेड के साथ साथ जो ह्यूमन पैसेंजर्स हैं वो भी इससे ट्रेवल करेंगे। अगर हम इसके बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो द टर्मिनल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर फ्रॉम बांग्लादेश, 147 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, एंड ऑल्सो जस्ट 91 किलोमीटर फ्रॉम गेलेफू। गेलेफू रेलवे लाइन की भी बात हमने की थी लास्ट सेशन में। आज हम गेलेफू भूटान से इस जोगीहोपा IWT टर्मिनल की बात कर रहे हैं। प्राइमरी कमोडिटीज जो यहाँ से आपको हैंडल की जाएंगी, जो यहाँ से ट्रांसफर की जाएंगी, वो हैं फूड ग्रेन्स, ऑब्वियसली राइस होगा, इसमें टी होगा, फर्टिलाइजर्स हैं, कोल का प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्रूड ऑयल है, बिटुमेन ऑयल, क्रूड ऑयल है, एडिबल ऑयल है, स्टोन चिप्स हैं। ये सारी चीजें प्राइमरी कमोडिटी होंगी जो कि कमोडिटी के फॉर्म में, लॉजिस्टिक्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाएगा, या इंटर स्टेट या फिर इंटर कंट्री ट्रेड में आपको हेल्प करेगा, जिससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है तीनों नेशंस के बीच में। एंड नाउ अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड एक कंक्लूजन भी आइडिया देने के लिए ऊपर मेंशन्ड है। ये मेंस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शहीद कुशल कुंवर अवार्ड पर, है ना। दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, शहीद कुशल कुंवर अवार्ड। फिर हम लोग प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। शहीद कुशल कुंवर अवार्ड की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट जो है, प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट ये कि शहीद कुशल कुंवर अवार्ड 2025 का किन्हें सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर जोगेंद्र नाथ फुकान जी को। डॉक्टर जोगेंद्र नाथ फुकान, इनके समाज में लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए, सोसाइटी में आर्ट लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें शहीद कुशल कुंवर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आगे भी मैं डिस्कस करूंगा क्या, कि श्री डॉक्टर जोगेंद्र फुकान जो हैं, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार ने पहले। चलिए हम जरा देखते हैं, पहले हम शहीद कुशल कुंवर की बात करते हैं। शहीद कुशल कुंवर जिन्होंने आजादी के लिए 1943 में अपनी शहादत दी। इनका जन्म कब हो रहा है? 1905 में। इनका जन्म और इनकी मृत्यु दोनों, शहादत दोनों हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1905 में हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या स्टार्ट होता है? वैसे 21 मार्च है, स्टार्ट थोड़ा लेट होगा, पर साल 1905 का किस लिए याद रखा जाता है? किस लिए याद रखा जाता है बताओ? स्वदेशी मूवमेंट के लिए, है ना। और 1943 में हमारे कंट्री में क्या चल रहा है? क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी दौरान इनकी डेथ होती है, एग्जीक्यूट जब इनको ब्रिटिश करते हैं। तो हिस्टोरिकली इनका बर्थ ईयर और इनकी डेथ एनिवर्सरी दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। शहीद कुशल कुंवर जिनके ऊपर ब्रिटिश ने चार्जेस लगाए थे, एक्चुअली में एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट पहले भी मैंने डिस्कस किया है, यहाँ भी आप इस क्लिपिंग में देख सकते हो, दैट एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है October 10, 1942 को। हालांकि इस ट्रेन एक्सीडेंट में शहीद कुशल कुंवर जी का तभी कोई रोल नहीं था, पर ब्रिटिश अरेस्टेड देम, एंड इवन लैक ऑफ एविडेंस होने के बाद भी, एविडेंस प्रॉपर नहीं होने के बाद भी, खैर ब्रिटिश को एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, इन्होंने शहीद भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को भी, सुखदेव थापर एंड बटुके सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु को भी इसी तरह फांसी दी थी, एविडेंस लैक होने के बावजूद भी। तो इनको इसी तरह से ब्रिटिश ने विदाउट हैविंग प्रॉपर एविडेंसेस इनको एग्जीक्यूट किया गया, फांसी की सजा सुनाई गई उनको। खैर क्रांतिकारी के लिए शहीद होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ये सबसे प्यारी मौत है उनके लिए, सबसे प्यारा अंत है, क्योंकि भगत सिंह ने बड़े अच्छा कहा था ब्रिटिश को कि तुम मेरे शरीर को मार सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं। और ये बात आज भी उतनी ही लाजमी है कि आप किसी इंसान से उसका रिसोर्स छीन सकते हैं, है ना, लेकिन आप उस इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको कभी खत्म नहीं कर सकते। तुम उसका रिसोर्स छीन लो, उसके पास जो कुछ है सब उससे छीन लो, उसको लाख गिरा दो, लाख तोहमत लगा दो, लेकिन उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो कभी खत्म नहीं होता है। यही शहीद भगत सिंह ने बताया था कि एक भगत सिंह के मरने से 1000 भगत सिंह देश में पैदा होंगे, एक शहीद कुशल कुंवर से आगे 1000 शहीद कुशल कुंवर होंगे। ये क्रांतिकारी इसी रास्ते पर चलते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार भी नहीं सोचा और देश के लिए देश छोड़ के भी जाना पड़ा, और फिर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई, पर वो भी कबूल था देश के लिए ये सब कुछ। तो शहीद कुशल कुंवर का ये कंट्रीब्यूशन है। अब यहां पर ना जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उन मेंस क्वेश्चन में इनके कंट्रीब्यूशन, आप इनके बारे में और थोड़ा पढ़िए और इनके कंट्रीब्यूशंस को नोट डाउन कीजिए, आपको क्लासेस में भी पढ़ाया जाएगा। एंड हम इन मेंस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके साथ अटैच करके पढ़ेंगे, राइट, उसके साथ अटैच करके क्वेश्चन बनाएंगे।
अब हम 2025 के अवार्ड पर आते हैं। तो 2025 का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है श्री जोगेंद्र नाथ फुकन जी को, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 2020 में। इन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में, मतलब इनका जो आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन है वो लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में है, राइट। इन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में काफी रिमार्केबल काम किया है, विच हैज एनरिच्ड द आसाम्स कल्चरल हेरिटेज। ही हैज प्रोमोटेड द हिस्ट्री, द ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटी ऑफ द ट्राई कम्युनिटी। और समाज में इस फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए इन्हें 2025 के शहीद कुशल कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए आप याद रखिएगा, इनके कंट्रीब्यूशन, इनको पद्मश्री से 2020 में सम्मानित किया गया और इस साल शहीद कुशल कुमार अवार्ड से। नाउ दिस मेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए। आप शहीद कुशल कुमार के बारे में थोड़ा और भी पढ़िए, इनसे रिलेटेड अगर कोई जीवनी है, आत्मकथा है, तो बिल्कुल उसे पढ़ो, वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट से कनेक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर करना है मेंस के लिए। अब यहां से आपके लिए आज के प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, एंड प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन में अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर आपके लिए मंडे से अर्ली मॉर्निंग जो शेड्यूल फिक्स है आपके लिए प्री सिक्योर अवेलेबल हो जाता है। करंट अफेयर्स एमसीक्यू, उसमें एमसीक्यू को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि मेंस में भी वैल्यू एडिशन हो। और कुछ स्टूडेंट को देखकर बड़ी खुशी होती है कि उनको जो क्वेश्चन का आंसर करने कहा जाता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं। दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है ना। मेहनत करो, काम चोर नहीं बनो। आसपास के लोगों को देखकर काम चोरी मत करो, झूठ के बहकावे में मत आओ, मेहनत करो और देखो खुद ना तुमको फायदा होगा। नहीं तो ना लोगों से ना प्रीलिम्स निकलता है, मेंस में बड़बोली बातें करते हैं, वो भी नहीं निकलता है। देख रहे हैं 10-11 साल से यही देख रहे हैं, इसलिए मेहनत करो, फिर खुद देखना अच्छा होगा, चाहे वो एपीएससी हो या यूपीएससी हो। यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, पढ़िए इनके बारे में। आज क्या है, एपिलेप्सी डिजीज के बारे में है, तो पढ़ो एपिलेप्सी डिजीज के बारे में। क्लास में हुआ नहीं हुआ डजेंट मैटर, पढ़ तो सकते हो ना, इंटरनेट किस लिए है, ढूंढने से राम मिल जाते हैं, यहाँ तो राम जी का दिया हुआ ज्ञान है। सो रीड अबाउट एपिलेप्सी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज। असम ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इंडियन साइन लैंग्वेज को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। आज के ही न्यूज़पेपर में ये था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन इस्लामिक न्यू ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, देन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी न्यूज में है, जहां हमारे रक्षा मंत्री गए हुए थे। ये आज के आसाम प्रहरी का सेशन है। सो इस इन डेप्थ एनालिसिस को ये 1 घंटे लेकर, आज फिर से 1 घंटे 20 मिनट हो गए, 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट है आज। तो ये 1 घंटे लेकर जो सेशन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये इसलिए इन डेप्थ में हर टॉपिक को बार बार बोलकर, ताकि आपका फायदा हो मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए, है ना। सो सिंसियरली इसको देखो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, और जो आंसर्स हैं वो आंसर्स लिखकर अपने टीचर से इवैल्यूएट करवाओ। दिस इज द पर्पस। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ओके। May Ma Kamakhya, Mahadev, the God always bless you all. All the best. Take care. Jai Hind.